हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं मेरे भाई। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज जो है आपको क्लास 10th का इतिहास का 8वां नंबर चैप्टर को हम लोग शुरू कर रहे हैं। 8वां नंबर चैप्टर में जो है आपको देर ना करते हुए थोड़ा सा हम तेजी करेंगे, थोड़ा सा जल्दी कर पाएंगे। तो 8वां नंबर चैप्टर का पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जरा सा आप फटाफट देखते चलिए। तो भारत में मुद्रण के आपको आरंभिक इतिहास पर एक जो है आपको टिप्पणी लिखना है। ध्यान दीजिएगा, मुद्रण का मतलब क्या होता है। देखिए, जो भी छपाई का काम होता है ना, उसे ही क्या बोला जाता है, मुद्रण। जैसे पैसे की भी छपाई होती है, आपको कोई अखबार होता है, पेपर होता है, ये सब क्या है, आपको छपाई है। तो भारत में जो मुद्रण यानी जो छपाई की शुरुआत हुई, उसके बारे में आपको बताना है, इतिहास के बारे में। तो भारत में छपाई का इतिहास पुर्तगालियों के आपको आगमन के साथ आरंभ हो गया। यानी जैसे ही पुर्तगाली लोग क्या किए कि भारत में आपको आए, डच लोग जैसे ही आना शुरू किए, उसी समय धीरे धीरे जो है भारत में आपको मुद्रण की शुरुआत समझिए होने लगी। 16वीं शताब्दी के मध्य में आपको गोवा में पुर्तगाल धर्म प्रचार को आपको जो जेसुइटों ने पहली बार छपखाना लगाया। उन लोगों ने स्थानीय लोगों से आपको कोंकणी भाषा आपको सीखकर उसमें अनेक पुस्तकें छापी। 16वीं शताब्दी से ही आपको कैथोलिक आपको पादरियों ने आपको तमिल भाषा में पहली पुस्तक को चीन में आपको प्रकाशित की। इसी समय से आपको भारत में पुस्तकों की छपाई में गति पकड़ी। 1674 तक कोंकणी और कन्नड़ में लगभग 50 पुस्तकों तक आपको प्रकाशन हो चुका था। डच धर्म प्रचारकों ने भी आपको सभी पुस्तकों की छपाई में आपको पीछे नहीं रहे। उन लोगों ने आपको पुरानी पुस्तक के अनुवाद सहित आपको 32 तमिल भाषा की आपको किताबें छापी। इस प्रकार भारत में पुस्तकों का प्रकाशन यूरोपीय धर्म आपको प्रचारकों द्वारा जो है आरंभ होता है। तो पूछेगा, भारत में जो मुद्रण की शुरुआत हुई वो सबसे पहले कब हुई। तो जब आपको भारत में पुर्तगालियों का आगमन हुआ, डचों का जब आगमन हुआ, तो उस समय से भारत में क्या हुआ, मुद्रण की आपको शुरुआत हो गई। भारत में छपने जो पेपर होता है या कोई किताब हो, अखबार हो, ऐसे छापाखाना जो चीज है उसकी धीरे धीरे शुरुआत हो गई। दूसरा नंबर कह रहा है कि तकनीकी विकास का मुद्रण पर क्या प्रभाव पड़ा। आइए, तकनीकी विकास का, अब जैसे मान लीजिए कि कोई काम आप हाथ से कर रहे हैं, उसके जगह टेक्नोलॉजी आ जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। जैसे पहले जो था, लोग एक जगह से दूसरे जगह खबर कैसे पहुंचाते थे, आपको डाकघर से पहुंचाते थे। अभी टेक्नोलॉजी जैसे आपको तकनीक आ गया है, मोबाइल या बहुत सारे चीजें आ गया है, तो आप कितना जल्दी खबर को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर पाते हैं। तो तकनीक आने से क्या होता है, जीवन में बदलाव आता है। तो जैसे जैसे छपाई का प्रसार होता गया, वैसे वैसे छपखाना में भी आपको निरंतर सुधार किए गए, ताकि कम श्रम, कम लागत और कम समय से अधिक आपको छपाई की जा सके। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण तक आपको धातु के बने छापेखाने का काम करने लगे। 19वीं 20वीं सदी में आपको छापाखाने में और अधिक तकनीक आपको सुधार किए गए। 19वीं शताब्दी में न्यूयॉर्क आपको निवासी ये आपको हो ने शक्ति 40 आपको बेलनाकार प्रेस का आपको इजाद किया। इसके द्वारा प्रति घंटा 8000 ताव छापे जाने लगे। इसने मुद्रण में आपको इससे मुद्रण में तेजी आई। इसी सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस भी आपको व्यवहार में आया। इस छापाखाना द्वारा एक ही समय 6 रंगों की छपाई की जा सकती थी। 20वीं शताब्दी के आरंभ से आपको बिजली संचालित प्रेस व्यवहार में आया। इसने आपको छपाई को और गति जो है प्रदान की। तो छपाई की गति कैसे धीरे धीरे आपको रफ्तार पकड़ी। तो छपाई की गति जो है धीरे धीरे इस प्रकार से रफ्तार पकड़ी कि धीरे धीरे आपको मशीनों की खोज होने लगी। धीरे धीरे आपको जो पहले कलरलेस मशीन आते थे, अब कलर वाले मशीन आने लगे। जो पहले बिजली की समस्या होती थी, अब बिजली जो है आसानी से लोगों को बीच मिलने लगा। तो उसके बाद छापाखाना जो है आपको काफी ज्यादा गति पकड़ लिया। उसके बाद तीसरा नंबर में कह रहा है कि गुटेनबर्ग ने आपको मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी आई है। तो यूरोप में छापाखाना के आविष्कार का श्रेय सर्वप्रथम जर्मनी के योहान आपको गुटेनबर्ग को है।
तो यूरोप में आपको छापाखाना के आविष्कार में सबसे बड़ा अगर किसी का नाम है तो आपको गुटेनबर्ग का नाम है, जिसने 1448 में छापाखाना का आविष्कार किया। जैतून आपको पेरने की मशीन को, ध्यान से समझिए, जैतून पेरने की मशीन को आधार बनाकर उसने प्रिंटिंग प्रेस का आपको विकास किया। इस छपाई मशीन में आपको पेंच की सहायता से लंबा हैंडल लगाया गया तथा पेंच को आपको घुमाकर प्लाटेन को आपको गीले कागज पर आपको दबाया जाता था। सांचे का उपयोग कर अक्षरों की आपको धातु की आकृति को ढाला गया। इन आपको टाइपों को घुमाने या आपको मूव करने की व्यवस्था जो है आपको की गई। तो ये गुटेनबर्ग के द्वारा जो है आपको कहाँ किया गया, तो यूरोप में जो है आपको किया गया। तो गुटेनबर्ग का क्या योगदान है, तो भैया गुटेनबर्ग का जो है आपको बहुत ही योगदान है, क्योंकि यूरोप में समझिए छापाखाना का अगर सबसे बड़ा किन्हीं पर श्रेय जाता है तो गुटेनबर्ग जी को आपको जाता है। चौथा नंबर मेरे दोस्त आपसे क्वेश्चन कर रहा है, चौथा नंबर, भारतीय प्रेस के किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करना है। पहला क्या है, तो यह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीयों की भावना को एक रूप देने, उसकी नीतियों और शोषण के विरुद्ध जागृति लाने और देश प्रेम की भावना आपको जागृत कर राष्ट्र निर्माण में इसने आपको महत्वपूर्ण भूमिका का जो है आपको निर्वहन किया। जाहिर सी बात है, जब भारत में पेपर की शुरुआत हो गई तो खबर जो है आम लोगों के बीच आसानी से क्या होता था, पहुंच जाता था। अगर मान लीजिए पेपर नहीं है, टीवी नहीं है, मोबाइल नहीं है, सारा चीज को बंद कर दिया जाए, तो आप देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है किसी को कुछ पता चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा। तो काफी ज्यादा जो है आपको प्रेस आने से भारत में विकास हुआ। दूसरा है कि इसके द्वारा न्यायिक निर्णय के पक्षपात, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन को आपको बल मिला। भारतीय जनमत जो है आपको जागृत हुआ। बहुत सारे लोग जो है आपको धर्म के आधार पर लड़ते थे, राजनीति के आधार पर लड़ते थे या किसी भी परिस्थिति में लड़ते थे। लोगों को आगाह किया गया कि भैया हम लोग जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों हैं भाई भाई, ऐसे चीज़ों को नहीं किया जाए, क्योंकि हम लोग जो है आपको अभी अंग्रेजों का गुलाम है और उससे क्या करना है, अभी बहुत दिन तक लड़ाई लड़के और देश को आज़ाद दिलाना है। तो ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं जिसमें पेपर का बहुत ज़्यादा आपको योगदान था। इसने न केवल राष्ट्रवादी आंदोलन को एक नई दिशा दी, अपितु भारत में आपको शिक्षा को प्रोत्साहन भी किया, आर्थिक विकास, औद्योगिकरण तथा आपको श्रम आंदोलन को भी आपको प्रोत्साहन करने का जो है आपको काम किया। तो ऐसे ऐसे जो है आपको भारत में क्या हुआ, विकास हो पाया प्रेस के आने से। पांचवा नंबर मेरे दोस्त कह रहा है कि भारत में पांडुलिपियां कैसे बनाई जाती थी, इसके बारे में बताइए। तो आइए समझते हैं। प्राचीन काल में भारत में धातु पत्थर पर अभिलेख आपको उत्कीर्ण करवाने के अतिरिक्त भोजपत्र एवं ताड़ के पत्रों तथा बाद में हाथ से बने कागज का आपको व्यवहार भी आपको लेखनी सामग्री के रूप में किया गया है। यानी शुरुआत में भारत में किस पर लिखा जाता था, तो धातु पत्थर वगैरह पर जो है आपको पत्थर को क्या किया जाता था, छेनी से काटकर और उस पर लिखा जाता था। उसके बाद भोज का जो है पूरा इनका पाता आता है, उस पर भी लोगों ने लिखना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे हाथ से बने कागज हुआ, उस पर लोगों ने आपको लिखना शुरू किया। इसने हस्तलिखित आपको पांडुलिपियां जो है आपको तैयार की गई। संस्कृत, पाली, आपको प्राकृत, क्षेत्रीय भाषाएं, अरबी तथा आपको फारसी में ऐसी अत्यंत आपको पांडुलिपियां तैयार की गई। इसके आपको किनारों को सुंदर रंगीन चित्रों से आपको सुसज्जित किया जाता था। इसके आपको पन्नों को सिलकर उन पर आपको जिल्द चढ़ा दी जाती थी, जिससे वो क्या रह सके, सुरक्षित रह सके। तो ऐसे जो है आपको भारत में धीरे धीरे पांडुलिपियां का क्या हुआ, विकास हुआ, जो हस्त के द्वारा यानी हाथ के द्वारा क्या किया जाता था, आपको लिखा जाता था और लास्ट में उसे दोनों तरफ जिल्द लगा दिया जाता था ताकि सुरक्षित रहे। जैसे हम लोग कोई भी कॉपी खरीदते हैं तो कॉपी के ऊपर ये वाला भाग देखते हुएगा, ये क्यों लगाया जाता है, ताकि कॉपी के अंदर के जो ये पाना है, ये पाना क्या हो सके, आपको बच सके, पाना नुकसान ना हो सके। अगला ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित करने का क्या उद्देश्य था। ये जो है अंग्रेजों के द्वारा एक्ट लाया गया था, कानून लाया गया था, जिस कानून का नाम था वर्नाकुलर आपको प्रेस एक्ट। तो आइए इस एक्ट के तहत क्या किया गया, तो सरकार वैसी कोई पत्र
पत्रिका अथवा समाचार पत्र को मुक्त रूप से आपको प्रकाशित नहीं होने देना चाहती थी, जिसमें आपको सरकारी व्यवस्था और नीतियों की आपको आलोचना हो। यानी सरकार वैसे चीजों को पेपर में नहीं छापने दे सकती थी जो आपको लोगों को अच्छा नहीं लगे बल्कि लोगों को बुरा लगे। यानी सिंपल बात ये समझिए कि सरकार का केवल आप बड़ाई को छाप सकते हैं, बुराई को आप नहीं छाप सकते हैं। दूसरा, भारत में उभरते राष्ट्रवाद के प्रसार को क्या करना था, रोकना था। यानी जो भारत के लोग जो है अपने देश के प्रति अपने अंदर जो मन में आपको उनके देश के प्रति जो राष्ट्रवाद जग रहा था, उस राष्ट्रवाद को दबाने के लिए एक मुख्य कारण था कि भैया चूंकि ये पेपर के सहारे ही एक दूसरे जगह ये जो चीजें था वो फैल रहा था और इसे रोका जाए। 7 नंबर में कह रहा है कि यंग इंडिया समाचार पत्र के बारे में बताइए। तो यंग इंडिया आपको अंग्रेजी में प्रकाशित समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1919 में अहमदाबाद से जो है आपको हुआ। तो यंग इंडिया जो था वो कैसा आपको भाषा में था, तो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था जो 1919 में अहमदाबाद से हुआ। इसके संपादक कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। इसके माध्यम से महात्मा गांधी ने अपने विचारों और राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रचार जन जन तक क्या करते थे, आपको पहुंचाते थे। तो गांधी जी के द्वारा जो है यंग इंडिया का शुरुआत किया गया था। रोमन चर्च ने आपको प्रकाशकों और पुस्तकों की विक्रेताओं पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया। आइए, तो रोमन चर्च प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर प्रतिबंध इसलिए लगाया गया, इससे प्रकाशन धार्मिक स्वरूप को चुनौती देने वाले सामग्री का प्रकाशन नहीं कर सके। पुस्तकें धार्मिक मान्यताओं और चर्च की सत्ता को जो है आपको चुनौती दे रहे थे। यानी ये जो है रोमन चर्च ने आपको प्रकाशकों और पुस्तकों विक्रेताओं पर इसलिए प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि वहां जो है धर्मों के आधार पर काफी उन्माद फैल रहा था। तो उस धर्म के आधार पर जो उन्माद फैल रहा था, उस उन्माद को रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय था इनके पास। 9 नंबर में कह रहा है कि तिलक ने किस भाषा में आपको केसरी और मराठा का प्रकाशन किया। तो तिलक ने आपको केसरी का प्रकाशन मराठी भाषा में तथा मराठा का प्रकाशन जो है आपको किस भाषा में किया, तो अंग्रेजी भाषा में किया। ये थोड़ा सा समझने वाला है। यानी तिलक ने आपको मराठी भाषा में किया और आपको मराठा ने प्रकाशन कौन भाषा में किया, अंग्रेजी भाषा में। अगला क्या है, तो इक्विजिशन से आप क्या समझते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो आइए, धर्म विरोधी प्रचारकों के विरोधी विचारों के प्रचार को रोकने के लिए रोमन चर्च ने आपको इक्विजिशन नामक आपको संस्था का गठन किया। यह एक प्रकार का धार्मिक न्यायालय था जो धर्म के विरुद्ध जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनको समझिए इस कोर्ट में लाया जाता था। इसका काम धर्म विरोधियों की पहचान कर उन्हें दंडित करना, उन्हें सजा देना। नए आपको धार्मिक विचारों के प्रसार को आपको रोकने के लिए चर्च में प्रकाशन और पुस्तकों विक्रेताओं पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए, जिससे वे आपको धार्मिक स्वरूप को चुनौती देने वाली सामग्री का प्रकाशन नहीं कर सके। 1558 में चर्च आपको प्रतिबंध पुस्तकों की सूची रखने लगा, जिससे आपको उनका पुनः मुद्रण और वितरण आपको नहीं हो सका। यही सब रीजन है। 11 कह रहा है कि लॉर्ड लिटन ने आपको राष्ट्रीय आंदोलन को गतिमान बनाया कैसे, बताइए। तो देश भाषाओं के आपको समाचार पत्र को नियंत्रण में लाने के लिए लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया। देशी समाचार पत्र खुलकर औपनिवेशिक शासन के शोषणकारी नीतियों के खिलाफ राष्ट्रवादी भावना को उत्पन्न कर रहे थे। इसी को ध्यान में आपको रखकर लिटन ने देशी भाषा समाचार पत्र पर अधिनियम के माध्यम से समाचार पत्र पर अधिक प्रतिबंध लगाया, इसे नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्युलर आपको प्रेस एक्ट ने आपको राष्ट्रीयता की भावना तथा जन असंतोष में उबाल लाने का कार्य किया, साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन की भी गतिमान आपको बनाया। ध्यान से समझना है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या था। देखिए,
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। ये एक प्रकार के अंग्रेज थे। क्योंकि भारत में क्या होता था ना कि जो भारतीय पत्रकारिता लोग था, यानी जो भारत के जो समाचार पत्र था, वो भारत के विरुद्ध जो आपको भारत के लोगों पर जो शासन करता था, शोषण करता था अंग्रेज, उसके खिलाफ ये लोग खबर चलाते थे। और वर्नाकुलर जब प्रेस एक्ट लाया गया तो उसी खबर को ये लोगों ने क्या किया, इस एक्ट के तहत दबाया। यानी कोई भी चीज जो है अपने प्रेस में आप ऐसे नहीं छाप सकते हैं जो लोगों के बीच क्या लगे, अच्छा नहीं लगे। अगला है 12 नंबर, मार्टिन लूथर ने अपने आप को 95 आपको क्या लिखा है भाई, 95 आपको स्थापनाएं किस चर्च के आपको दरवाजे पर टांग दी। तो आपको विटेनबर्ग आपको चर्च के दरवाजे पर मार्टिन लूथर ने अपने आप को 95 आपको स्थापना को क्या की थी, टांग दी थी। तो क्या है, विटेनबर्ग। मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए किस प्रकार अनुकूल परिस्थितियां बनाई। तो आइए, इसने आपको ज्ञानोदय के विचारों का प्रसार किया, मुद्रण के वाद विवाद की संस्कृति का भी आपको विकास किया। इसने राजाशाह के विरुद्ध असंतोष को बढ़ावा देकर क्रांति की भावना को क्या दी, आपको बल देती, यहाँ सीधा लिख सकते हैं, क्रांति के भावना को बल देती थी। 14 नंबर कह रहा है कि मार्टिन लूथर कौन था, अपने धार्मिक विचारों का प्रचार करने के लिए उसने मुद्रित सामग्री का व्यवहार कैसे किया। तो मार्टिन लूथर जर्मनी का एक धर्म सुधारक था। वह रोमन आपको कैथोलिक चर्च में व्याप्त कुरीतियों का विरोधी था। उसने धर्म सुधारक आंदोलन का अग्रदूत आपको कहा जाता है। अपने विचारों के लिए उसने मुद्रण का आपको सहारा लिया। उसका मानना था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई आपको महानतम देन है। सबसे बड़ा आपको तोहफा 1517 में उसने आपको 95 स्थापनाएं लिखकर इसकी एक आपको प्रति विटेनबर्ग चर्च के दरवाजे पर टांग दी। इसकी आपको प्रतियां छापकर चर्च के वाद विवाद करने की आपको चुनौती जो है आपको दी गई थी। 15 का कह रहा है वो, 15 कह रहा है कि रोमन कैथोलिक चर्च ने 16वीं सदी में के मध्य से आपको प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची रखनी क्यों आरंभ की। तो मार्टिन लूथर ने आपको 1570 में आपको 95 स्थापनाएं आपको लिखी। उसने आपको जिसमें उसने रोमन कैथोलिक चर्च में आपको प्रचलित अनेक परंपराएं धार्मिक विरोधी पर आपको प्रहार किया। लूथर ने आपको लेख में व्यापक प्रभाव से आपको रोमन कैथोलिक चर्च में आपको विभाजन हो गया। लूथर ने आपको ईसाई धर्म की नई व्याख्या प्रस्तुत की। उसने समर्थकों आपको प्रोटेस्ट कहलाए। धीरे धीरे आपको प्रोटेस्ट ईसाई धर्म का प्रमुख संप्रदाय बन गया। रूढ़िवादी आपको कैथोलिक संप्रदाय का प्रभाव कमजोर पड़ गया। दूसरी ओर आपको रोमन कैथोलिक चर्च आपको धर्म विरोधी भावना आपको दबाने के लिए प्रयासरत थे, क्योंकि पुस्तकें आपको धार्मिक मान्यताओं एवं चर्च की आपको सत्ता को चुनौती दे रही थी। नए आपको धार्मिक विचारों के प्रसार को रोकने के लिए चर्च ने आपको प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए। वितरण आपको नहीं हो सका। यानी क्या करते थे ना ये लोग, जो धर्म के को प्रचार प्रसार जो ये लोग करते थे उस पर क्या करता था, वहाँ की सरकार जो है पूरे जो किताब था या कोई भी प्रकाशन की चीजें होती थी उस पर प्रतिबंध लगा देता था। अगला जो है जापानी उकियो आपको चित्रकला शैली की विषय वस्तु क्या थी। तो 1753 में एदो यानी टोक्यो के आपको कितागावा आपको उतामारो ने एक नई आपको चित्रकला शैली का विकास किया। वो आपको उकियो अथवा तैरती दुनिया का चित्र था। इसका विषय वस्तु शहरी लोगों के जीवन पर आपको चित्रण था, यानी आधारित था। निम्नलिखित के बारे में 30 शब्द को आपको लिखना है। छापाखाना के बारे में, गुटेनबर्ग कौन था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन था,
प्रोटेस्टेंटवाद कौन था, रेशम मार्क क्या था, सर सैयद अहमद क्या है, यंग इंडिया क्या है, मराठा क्या है, बाइबल क्या है। तो ये सब पर जो है 30-30 वर्ड में आपको लिखना है। तो ये आसानी से आप पढ़ सकते हैं, कोई बहुत बड़ा जो है आपको चीज नहीं है। तो ये था आपको हिस्ट्री का चैप्टर नंबर मेरे भाई 8। अब जो है हिस्ट्री का हम लोग सारे चीज़ों को ख़त्म कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव साथ साथ आपको सब्जेक्टिव। अब जो है चैप्टर नंबर हम लोग कौन पढ़ेंगे, तो चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे और ज्योग्राफी पढ़ेंगे, यानी भूगोल को जो है हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। आज के क्लास में इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलते हैं आपको कल।